युगांधर के इस खास फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज गांधी जयंती है। आप सब लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बहुत बहुत मुबारक। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों का हमें प्यार मिलता है। हम लोग यूं तो युगांधर पर्यावरण पर बात करने वाला संगठन है। लगातार हम लोग पर्यावरण पर बात करते हैं, पेड़ पौधे, जल, इन सब के संरक्षण की हम लोग बात करते हैं, लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। आप सब लोगों का सहयोग मिलता है। हम लोगों की मुहिम लगातार देश विदेश के लोग जुड़ रहे हैं हमारी मुहिम में। आज हम लोग एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि गांधी जयंती है और इस गांधी जयंती पर हम लोग एक संवाद कर रहे हैं। वोट के पहले बोले वोटर, सुनिए सरकार। यानी कि बिहार के वोटर क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं, क्या वो चाहते हैं सरकार कैसी हो, उनका प्रतिनिधि कैसा हो। ये तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। बिहार बहुत ही वाइब्रेंट प्रदेश रहा है, बहुत ही प्रतिभाएं हैं यहाँ पर, बहुत ही इसका एक जो कल्चर है, इसका जो हेरिटेज है, बहुत ही संपन्न है, बहुत ही अगर इतिहास देखें गौरवशाली इतिहास है। लेकिन कुछ दशकों से बिहार की नियति बन गई है कि यहाँ पर न तो रोजगार है, न विकास है, पिछड़ता जा रहा है लगातार। युवा परेशान है। अभी इस दौरान आपने देखा होगा, महामारी के दौरान जो कोरोना महामारी चल रही है, सबसे ज्यादा जो लेबर वापस आए, जो माइग्रेंट्स लेबर वापस आए, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। तो ये क्यों ऐसा है, यहाँ पर क्यों ऐसा है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है? हमारे युवा बेरोजगार हैं, सरकारें बनती हैं, लगातार कहा जाता है कि हम काम कर रहे हैं, हम रोजगार देंगे, हम तमाम तरीके के डेवलपमेंट वर्क्स कर रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं है जमीन पर। तो हम आज युवाओं से ही बात करेंगे, क्योंकि युगांधर युवाओं का संगठन है। युगांधर युवाओं के हर कंसर्न को अपनाता है, उसको आगे ले जाता है। हमारे साथ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सीनियर जर्नलिस्ट, लेखक श्री नीलांशु रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है नीलांशु जी। जी, आपका भी बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हम लोग बात करेंगे नीलांशु जी से भी। हमारे साथ ब्रजेश कुमार जी हैं, हमारे साथ यश ठाकुर जी हैं, कौस्तुभ ठाकुर जी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ झारखंड बिहार बॉर्डर से नीलेश कुमार जी हैं, मुंगेर से हमारे साथ सुजीत कुमार जी हैं, और हमारे साथ पुणे से युवा हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये तमाम कविताएं वगैरह लिखते रहते हैं, यूथ के को कंसर्न को ये समझते हैं। अमर्त्य जी हैं हमारे साथ, विकास राय जी भी पुणे से हैं, बिहार के ही हैं ये लोग, लेकिन पुणे में हैं। बहुत ही इन लोगों के कंसर्न रहते हैं युवाओं। तो हमारे साथ युवाओं का एक पूरा पैनल है और हम लोग इनसे जानेंगे। हमारे साथ युगांधर के अध्यक्ष राकेश शर्मा विधायक जी मौजूद हैं, पेड़ के छाव में हैं, वो प्रकृति के प्रेमी हैं, हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते रहते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जितने लोग युगांधर से परिचित हैं वो राकेश जी से परिचित हैं। तो मैं उनकी अनुमति से आगे इस कार्यक्रम को बढ़ा रहा हूँ। तो एक आज का जो हमारा संवाद का मुद्दा है वो है कि वोट के पहले बिहार क्या बोलना चाहता है, लोग, यूथ खास तौर पे क्या चाहता है। चुनाव आप लोग को पता ही है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं एक मोटा मोटा एक बैकग्राउंडर जानना चाहूंगा कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हावी हैं, और इस पर मैं बात करना चाहूंगा नीलांशु रंजन जी से, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, और जो वहाँ का चप्पे चप्पे की जानकारी है नीलांशु जी को। तो वो नीलांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस बार चुनाव में क्या खास है, क्या कुछ होने वाला है, यूथ के लिए कुछ होगा या नहीं होगा? देखिए महेंद्र जी, जैसा कि अभी आपने जो पृष्ठभूमि जो तैयार की, अपने बोलने में जो पस मंजर तैयार किया, उसमें मुझे लगता है कि आपने तकरीबन सारी बातों का जवाब दे दिया। ये वीडियो, हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? जी नीलांशु जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी जी, क्योंकि वीडियो मेरे सामने नहीं आ रहा है। खैर, तो इस बार का भी देखिए, जो चुनावी जो जो परिदृश्य होते हैं हर बार की तरह वही हैं। बातें बहुत की जाती हैं, विकास की और सुशासन की। और इस बार भी जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल नीतीश जी का शासन हो चुका है,
और अभी भी वे 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि आप जो है लालू यादव के जंगल राज की आज भी चर्चा कर रहे हैं, वो आपके पहले टर्म के बाद होना चाहिए था। लेकिन पहले टर्म के बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और ये फिर 15 साल के बाद आप जो है वह 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है धरातल पे जमीनी मतलब जो हकीकत अगर देखा जाए तो आपने बहुत कुछ नहीं किया है। और जहां तक सवाल है रोजगार का सृजन तो नहीं हो पाया है बिहार में, चाहे वो पिछली सरकार रही हो, चाहे अब की सरकार हो, तो रोजगार का सृजन नहीं हो पाया है। एक भी मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, कोई नहीं आया है बाहर से। जबकि कोशिश भी की गई थी, लगातार इन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ पे आके जो है पूंजीपति यहाँ पे आए और यहाँ पे जो है वो बड़े कारखाने लगाएं, वो कुछ कुछ लगाएं यहाँ पे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया है। निवेश के नाम पे शून्य है इनका जो है। एजुकेशन सेक्टर जो है वैसे ही ध्वस्त है, हेल्थ सेक्टर वैसे ही खराब है। आप देख लीजिए कि इस बार कोरोना में जिस तरह से जो देखने को जो मिला है, जो स्थिति है यहाँ के सरकारी अस्पताल की, वो मतलब बद से बदतर की स्थिति। और मुझे लगता है कि अभी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं मतलब बिल्कुल मैं खुलेआम कह रहा हूँ, अभी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी जो हैं, मुझे लगता है कि ये अब तक के सबसे मतलब अब ऐसे ही क्या है, लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब जो है विफल साबित हुए हैं, कुछ भी नहीं दे पाए। तो हेल्थ सेक्टर पे भी जो है कुछ काम नहीं हो पाया है। अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहाँ कोई भी मतलब जो है कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, हालांकि बातें बड़ी लंबी चौड़ी होती है। एजुकेशन के सेक्टर कुछ नहीं हो पाया है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आप देखें कि परिदृश्य जो है मिला जुला करके वही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा कोई मतलब चमकता हुआ ये जो है, अभी आप कहेंगे ये प्रदेश नजर नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से जो है। हाँ, तो आपने कहा कि वो अतीत की जो बातें की, तो ये सही बात है कि तवारीख के कैलेंडर को अगर आप पलटेंगे तो बहुत ही समृद्ध रहा है यहाँ का इतिहास बिहार का जो है। और वो समृद्ध सिर्फ जो है राजनीतिक स्तर पर ही नहीं रहा है, आध्यात्मिक स्तर पर भी रहा है, सांस्कृतिक स्तर पर भी रहा है, साहित्यिक स्तर पर भी रहा है। एक से एक विभूतियां दी हैं बिहार ने, एक से एक शख्स मतलब जो है कई शख्सियात मतलब यहाँ बिहार ने दी है। लेकिन अभी का जो परिदृश्य है मुझे लगता है ये मतलब बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। महेंद्र जी। जी जी बिल्कुल, आपने सही एक तस्वीर बताई वाकई में। आप ये सोचे 1917 का वो समय था जब गांधी जी गए थे, आज हम लोग गांधी जयंती मना रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह किया था नील किसानों के लिए, वो जी। गए थे। आप आप सोचिए कि उनको जाना पड़ा था, गांधी जी को जाना पड़ा था, इन लोगों के लिए सत्याग्रह करना पड़ा था। आज का युवा भी क्या कोई सत्याग्रह करे जिससे कि उनकी सरकार उनकी आवाज को सुने? आज गांधी के मूल्यों के आधार पर ही लोगों को आगे फिर इसी तरीके का कुछ करने की जरूरत है, या क्या करे युवा, किस तरीके से करे युवा, क्या सोचता है? क्योंकि रोजगार तो नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है और सरकारें क्या कुछ कर रही हैं। नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लें, हम लोग नीलेश जी के पास जाना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे वो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, इस बार क्या उनके मन में चल रहा है। नीलेश जी, आपके मन में क्या चल रहा है? आप क्या कैसी सरकार चाहते हैं? आप कैसे प्रतिनिधि को आप अपना वोट देंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार की जनता इस बार ही नहीं, पिछले 15 सालों 20 सालों से चाह रही है कि एक अच्छा शासन मिले जो कि बिहार के विकास के लिए कुछ काम कर सके। लेकिन लालू जी के बाद जब नीतीश जी आए तो लोगों की उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा बढ़ गई कि पढ़े लिखे, जब लालू जी से कंपेयर करते हैं तो नीतीश जी काफी ज्यादा पढ़े लिखे नेता मिलते हैं हम लोगों को। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि नीतीश जी के पहले टर्म के बाद जब 5 साल उन्होंने पूरा किया तो पहले 5 साल में सच्चाई ये है कि जहाँ रोड और बिजली जो व्यवस्था पूरी तरह से मलाई ही रही है, वो नीतीश जी ने काफी हद तक अपने प्रयास से उसको पटरी पे ला दिया। लेकिन स्थिति इसके बाद काफी गड़बड़ाती गई, जिससे कि नीतीश जी सिर्फ रोड और बिजली पे निर्भर रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि जनता को चाहिए क्या? जनता को जो एक अगर रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, मान लीजिए जो बिहार में काफी प्रॉब्लम था उसमें काफी हद तक सुधार हुआ। और दूसरा कि
बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको? आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ऐसा सुधार हो जाए या आपको मौका मिले तो क्या आप सुधारना चाहेंगे बिहार में? बिहार में हम शिक्षा सुधारना, एजुकेशन। कारण कि हर चीज में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षित होना है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो हर चीज में आप पीछे रहें। तो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा नीलेश जी। बिहार का एजुकेशन सिस्टम वाकई रहा है, काफी खस्ता हाल है। हालांकि टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं और बहुत आगे अगर उनको सपोर्ट मिल जाए तो उनको कोटा और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उनको बहुत बेहतर सुविधाएं अगर प्रदेश में मिल जाए तो वाकई यहाँ का युवा कुछ कर गुजरेगा। और अभी भी इतनी कम सीमित संसाधनों में इतना ज्यादा रिजल्ट्स दे रहा है, वाकई तारीफ के काबिल है। अब हम लोग चलेंगे ब्रजेश जी के पास। ब्रजेश जी जो कि बिहार से ही हैं और इनसे जानना चाहेंगे। ब्रजेश जी, आप क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? दिमाग में क्या चल रहा है आपके कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से इस बार यूथ वहाँ सोच रहा है? सबसे बड़ी बात है कि 15 साल में या आज तक, आज की जो स्थिति है पहले से बहुत ही बेहतर है, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी है, जिसमें कि आप जैसे नीलेश जी ने चर्चा किया शिक्षा का। अगर इस शिक्षा को ही अगर थोड़ा सा लेते हैं तो जो आज बिहार का रेवेन्यू बाहर चला जाता है, जैसे सूरत में या बिहार से बाहर, वो यहाँ पे होगा ऑटोमेटिकली। रेवेन्यू से भी उस रेवेन्यू को बचाने से भी सरकार को फायदा होगा। तो सबसे पहले शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आज भी बाहर के प्रदेशों में बिहार को अति पिछड़ा या बिहारी एक टोन होता है कि हाँ बिहारी है, तो बिहारी है, उस टोन को बदलने के लिए यहाँ के जनता की खुद की मानसिकता को बदलनी होगी। यहाँ कोई भी नेता मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस सब चीजों से खेलते हैं। लेकिन यहाँ की जनता को समझना चाहिए कि आप अगर बिहारी हैं तो हाँ ठीक है, आप बिहारी हैं, लेकिन यहाँ पे जातिवादिता इतनी ज्यादा है, जो कि आपने जो चर्चा किया कि 15 साल बनाम 15 साल अभी तुलना की जा रही है। इसका सिर्फ एक कारण है कि आज भी बिहार में सबसे ज्यादा सामाजिक अंतर है कि हम इस कास्टिज्म यानी कास्टिज्म बहुत ही ज्यादा है। तो इस चीज को दूर करना होगा। जनता को ये समझना होगा कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। कोई भी जनप्रतिनिधि उस पे कहाँ खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो। और आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी खुद अपने आप को बेहतर बनाए, वो अपने सोच को बेहतर रखे, जिससे कि वो अपने समाज का और अपने देश का विकास कर सके। जी ब्रजेश जी, मैं बात करना चाहूंगा नीलांशु रंजन जी से। नीलांशु जी, तमाम मुद्दे जैसे कि ब्रजेश जी और नीलांशु जी ने बताया, ब्रजेश जी ने बताया कि एजुकेशन है, कास्टिज्म है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। कास्टिज्म तो चलिए देश भर में है, हर जगह है, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी जगह एक जैसी। लेकिन जो बेसिक डेवलपमेंट की चीजें हैं, एजुकेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर काम करने की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारें इस पर कोई गंभीर हैं, कोई सीरियस प्रयास करती दिख रही हैं आपको? देखिए महेंद्र जी, मैं बहुत ही साफ अल्फाज में कहना चाहूंगा कि सरकार कतई गंभीर नहीं है। आपको याद होगा कि आज से 3-4 साल पहले नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार जी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट में टीचर्स की बहाली की थी, और उसको लेकर बहुत हंगामे भी हो रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही है। खैर, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर्स की बहाली की थी नीतीश कुमार जी ने, उन जो वे जो शिक्षक हैं, वे जो टीचर हैं, आपको पता है कि वे कैसे पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? उनको खुद अपना नाम नहीं लिखने आता है। और ये कई बार आपको जो है टेलीविजन चैनल्स पे, अखबारों में ये दिखलाया भी गया है कि उन्हें एक पूरे सप्ताह का ये कहा गया संडे से ये मंडे लिखने के लिए
थर्सडे लिखने के लिए, फ्राइडे लिखने के लिए, तो उसका सही स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं। और ये कई कई दफा, मतलब एक बार नहीं, कई कई दफा जो है ये दिखलाया गया है। तो ये स्थिति है जिस मतलब जो उन्होंने लाया कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की। अगर अगर सरकार गंभीर होती तो सबसे पहले शिक्षक को अच्छे ढंग से लाती, उनका जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर आप लाते तो ऐसे शिक्षक को लाते जो कि पढ़ा पाते। आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता। जब मैं ईटीवी में था, और मैं बता रहा हूँ, मैं और भी कई बार में मैंने खुद ही मैंने एक रिपोर्टिंग की थी। मैंने पूछा जाके स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाके मैंने टीचर से मैंने बात की, मैंने पूछा आप क्या पढ़ा रही हैं, तो हिंदी। मैंने कहा कि हिंदी साहित्य आप पढ़ा रही हैं, हिंदी से आप हैं, तो जी। मैंने कहा कि आप बताइए कि बिहार के 5 बड़े कवियों का नाम बताइए। और वो सोचने लगे, और बहुत सोचने के बाद उन्होंने बताया हरिवंश राय बच्चन। तो ये स्थिति है। अगर आप ऐसे टीचर्स को लाएंगे तो आप कहेंगे कि शिक्षा को हम सुधार देंगे। और ऐसे नीतीश कुमार जी बहुत सारी बातें करते हैं कि मैंने विकास किया और ये किया। अभी वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए दिल्ली में गए थे कि विकास देखना हो तो बिहार आइए। पता नहीं किस बिना पे वो कह रहे थे कि विकास देखना हो तो बिहार आइए। तो ये स्थिति है। शिक्षा तो ध्वस्त, मैंने पहले भी कहा कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे बहुत सुधार करने की जरूरत है। हाँ महेंद्र जी। जी जी नीलांशु जी, बिल्कुल ठीक बात। और अभी हम लोग युवा हमारे साथ अमृत के हैं, अमृत के साथ चलेंगे हम लोग। पुणे से हैं, युवा हैं, बहुत होनहार युवा हैं, कविताएं वगैरह लिखते हैं पढ़ाई के साथ साथ। अमृत, क्या आपको लगता है, आपको क्या चाहिए बिहार से, जो एक ऐसी चीज जिसको आप सुधारना चाहते हो, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या सुधारना चाहेंगे बिहार के सिस्टम में? अमर्त्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप ऑडियो अपना अनम्यूट कर दीजिए। अमर्त्य तक शायद मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। हेलो। हाँ, या ओवर टू। हेलो। अमर्त्य, आपको मेरी आवाज आ रही? जी 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 अमर्त्य, मैं मेरी आवाज, हेलो। जी जी, मैं पूछ रहा था कि आपको अगर मौका मिले आपको, तो आप बिहार पॉलिटिक्स में, बिहार की सरकार में और बिहार राज्य के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे जो कि बदलाव हो, जो कि डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो? क्या ऐसी चीजें आपको लगती हैं जिसमें सुधार होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए उसमें? अमृत का वीडियो नहीं आ रहा। चलिए हम लोग बात आगे अमृत से करेंगे। विकास राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं। और बिहार बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल को जन्म देता है, देश विदेश में काम कर रहे हैं। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको इस बार क्या मन में चल रहा है? वोट देने जाएंगे तो क्या आप सोचेंगे, किस कैंडिडेट को वोट दिया जाए और क्यों दिया जाए? हाँ, एक्चुअली बिहार पॉलिटिक्स जो है बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। मैं युवा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, बीटेक हूँ, और मैं शिक्षक हूँ एक अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। मैं बिहार से हूँ, और बिहार मैंने 15 साल पहले छोड़ा था। मैं कोटा से पढ़ा हूँ, बाहर रहा हूँ। क्यों मैं कोटा गया, क्यों मैं पुणे से इंजीनियरिंग किया? अगर मुझे ये सुविधा बिहार में मिलती, 14 साल के उम्र में हम घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर ये सुविधा अगर मुझे बिहार में ही मिल जाती तो हम वहीं रह के पढ़ते, वहीं का डेवलपमेंट करते, वहीं पे कमाते, वहीं पे खर्चा करते। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पॉलिटिशियन लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जनता को बस डील देते हैं, इस बार मुझे लाइए, हम ये करेंगे आपके लिए, हम वो करेंगे। वो सिर्फ बात होती है। मैं हाजीपुर से हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, सब लोगों को मालूम होगा। वहां पे हमारा एक एमएलए है, अभी प्रेजेंट एमएलए, लास्ट 5 ईयर हो गए, हमने कभी उसको एरिया में घूमते हुए भी नहीं देखा है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, जब आप एरिया का एनालिसिस करिएगा ही नहीं, कहाँ नाला ढका हुआ है, कहाँ नाला खुला है, कौन सा सड़क बना, कौन सा सड़क नहीं बना, जब आप एनालिसिस कीजिएगा ही नहीं, सिर्फ वोट मांगने पहुंच जाइएगा। बिल्कुल, वोट की राजनीति करते हैं ये लोग, सुविधा तो जनता को देते नहीं है। ठीक है, एक तो ये छोटी सी बात में बताया कि सड़क का ये हाल है, नालों का ये हाल है। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। हम कोरोना काल में हम ट्रेवल करके गए बिहार, वहां पे हेल्थ सिस्टम देखा हम, इतना खराब।
जहां पे टेस्ट के नाम पे एक थर्मोमीटर से चेक करके किसी को बताया जा सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं है, ये सिस्टम था हेल्थ का। जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया वो चीजें मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो हेल्थ सिस्टम भी पूरा खत्म है। बिल्कुल। बोलते हैं इंडिया का हेल्थ सिस्टम 250 के आसपास स्थान पे वर्ल्ड में आता है, लेकिन मैं बोलता हूं बिहार का 10,000 के पीछे है देखा जाए तो। इतना खराब हेल्थ सिस्टम। सरकार 15 साल रही नीतीश की, उन्होंने क्या किया? दिखाया कि मैंने सड़क बनाया, ये बनाया। ये काम साल भर में किया जा सकता है, ठीक है। ये 15 साल का डेवलपमेंट नहीं है। ये 15 साल बनाम 15 साल। ना मुझे नीतीश की सरकार पसंद है, ना ही मुझे लालू की सरकार पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये युवा के बारे में तो सोचते ही नहीं है। बस इलेक्शन के पहले एक बम्पर ऑफर निकालते हैं, 5,000 टीचर की वैकेंसी, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी, बिहार जी एसएससी, विकास जी, बिहार विकास जी, बीपीएससी, दोनों विकास का जी, मैं एग्जाम। आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हाँ। गौरव जी आप अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। जी, अभी मैं आपके पास आऊंगा तो आपसे सॉरी बात सर, करेंगे। सॉरी सर, सॉरी हाँ, सर। और बाकी सारे पैनलिस्ट को हमारा ऑडियो म्यूट है। मैं ओके, चाहूंगा मैंने कि म्यूट ऑडियो, कर दिया। ओके, जी सॉरी। जी जी, और हम लोग विकास जी से कंटिन्यू करेंगे। जी विकास, आप जो कह हाँ, रहे थे, तो बहुत अच्छी बात अभी कह रहे थे मैं साथ। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं सब लोगों को। मे बी मैं रॉन्ग हूंगा या करेक्ट हूंगा मालूम नहीं। बिहार बीपीएससी 33 और 56 दोनों का रिजल्ट पेंडिंग था। अभी इलेक्शन आया, उसके रिजल्ट और मेंस के लिए डेट आ गया। मुझे नहीं लगता ये एग्जाम होने वाला है। सिर्फ इलेक्शन स्टंट है ये, कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया। टीचर की बहाली निकली, ठीक है। सारे यूनिवर्सिटी में 5 प्रोफेसर की जगह 1 प्रोफेसर है। बहुत सारे नेट सेट क्वालिफाइड युवा बैठे हुए हैं बिहार में, लेकिन उनको नौकरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है। वैकेंसी इलेक्शन के टाइम निकलेगा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो वैकेंसी रद्द होगा। फिर क्या फायदा? क्यों वोट करेंगे किसी भी सरकार को? दिक्कत पॉलिटिशियन की भी नहीं है, दिक्कत जनता की है। जनता सवाल करते ही नहीं है। आपके प्रतिनिधि जो है उनसे आप सवाल कीजिए ना, आप उनको अपने एरिया में घुसने नहीं दीजिए। पॉलिटिशियन जनता की सेवा के लिए होती है, अपना पेट भरने के लिए नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी। पॉलिटिशियन विकास एक युवा समाज हैं सेवी होता है। और विकास का गुस्सा बिल्कुल जायज है, और विकास ने बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जो इन्होंने समझा रहा होगा वहाँ पर, क्योंकि इनकी पढ़ाई कोटा में हुई। आप सोचिए, जिस चीज़ को बात वो नीलेश जी और ब्रजेश जी इंगित कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम, और नीलांशु सर जी भी कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है। अगर एजुकेशन सिस्टम वहाँ का ठीक कर दिया जाए तो बच्चे पुणे क्यों जाएंगे, बच्चे कोटा क्यों बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली बिल्कुल क्यों जाएंगे। बिल्कुल महेंद्र जी, मैं 10th बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, 12th भी बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, ठीक है। 10th में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मैं 2009-2010 आईआईटी क्वालिफाइड भी हूँ सर, ठीक है। लेकिन मुझे लैब में कभी ले नहीं गया गया पूरे 10th तक। अरे लैब का प्रैक्टिकल नॉलेज ही जब हमें नहीं होगा तो हम क्या आगे टेक्निकल बनेंगे सर? ये एजुकेशन सिस्टम है। बोला गया कि हम ये एजुकेशन चेंज कर रहे हैं, मिनिस्टर आए, इतनी सरकारें चेंज हुई, बार बार सब कुछ हुआ, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं है। सिर्फ नया 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 स्कीम आती है, वो स्कीम पेपर में ही होती है, ठीक है। वो स्कीम सिर्फ और सिर्फ पेपर में होती है, दिखाने के लिए। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जी और मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए। उसके हिसाब से 1% भी बिहार का एजुकेशन सिस्टम नहीं है सर। और टैलेंट के मामले में अगर बात करें, अभी आप कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए सर, उसमें मिनिमम 1 या 2 पर्सन ऐसे हेड पोजीशन पे बैठे होंगे जो बिहार से होंगे। लेकिन जी बिल्कुल, टैलेंट वही की कोई लोग कमी फिर नहीं से है। वही बिहार लोग में फिर से टैलेंट बिहार की लौट के कोई नहीं कमी जाना नहीं है। चाहते हैं। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहां की मानसिकता ही वैसी है। लोगों ने उस इन्वायरमेंट में अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, वो निकलना ही नहीं चाहते। अरे पॉलिटिशियन चेंज तब होगा जब हम चेंज करना चाहेंगे। हमें तो वही घिसा पीटा चाहिए।
लालच मिल गया, नौकरी आया, वैकेंसी आया, हम वोट कर दिए। अरे वैकेंसी आया, सिलेक्शन कितना हुआ वो तो देखो, रिजल्ट क्या हुआ वो तो देखो। हम कुछ देखते नहीं है, बस हम स्कीम देखते हैं बड़ी बड़ी। मार्केटिंग हो रहा है, देखा जाए तो पॉलिटिक्स नहीं, मार्केटिंग हो रहा है। इलेक्शन आया तो हमने तो मार्केटिंग बहुत अच्छा किया, इलेक्शन खत्म। विकास, तो इस बार अगर आपसे कहा जाए कि वो 5 चीजें कौन सी हैं जिनको देखना चाहिए वोटरों को, तो आप बताइए दर्शकों को वो ऐसी 5 चीजें जिसको वो देख के जरूर जब वोट डालने जाए तो उन पे गौर जरूर करें। सबसे पहली बात, जब भी वोट डालने जाए तो प्रतिनिधि कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, प्रतिनिधि कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। प्रतिनिधि भी अगर जब तक प्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे जिसे खुद एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, वो जनता के बारे में क्या करेगा? बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जो खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, खुद के लिए सिस्टम से लड़ नहीं सकता, वो जनता के लिए भी नहीं कुछ करेगा। तो सबसे पहली चीज, प्रतिनिधि कौन है, कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं। 2 तरह की पढ़ाई होती है बिहार में सर, एक होता है एक्चुअल एजुकेशन, दूसरा होता है डिग्री एजुकेशन। ठीक है, तो डिग्री एजुकेशन का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। दूसरा, पिछले प्रतिनिधि और अभी के प्रतिनिधि में डिफरेंस क्या है, हम क्यों इनको वोट करें, उनको क्यों नहीं करें। सेकंड, तीसरा, अगर ये प्रतिनिधि आएगा तो कितने चांसेस है कि ये इस एरिया के लिए, जिस एरिया का प्रतिनिधि है, चाहे जिस एरिया में वो चुनाव लड़ रहा है, उस एरिया के लिए क्या करेगा। फोर्थ, उस एरिया का मेन मुद्दा क्या है, वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है। लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन नहीं होता है कि लोग वहां पे आ सके। अगर मुझे कल हो के कोई नया बड़ा सेटअप करना हो तो मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि मैं आज सेटअप करूंगा, परसों कोई और आ जाएगा मुझे सेटअप उखाड़ने के लिए कहने। अगर आप खुद से मजबूत नहीं है तो आपको वहां पे कोई रहने नहीं देगा। ये सारी चीजें हमारे देश में कॉमन है सर, बिहार में ही नहीं, ये हर जगह ये चीजें कॉमन है। तो हमें सबसे पहले तो सुरक्षा चाहिए। हम पुलिस वाले के पास जाते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, तो वो हमें बोलते हैं कि हमें कंप्लेन आएगा तब ना देंगे सुरक्षा। ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो एक सिस्टम ही नहीं है। जी जी विकास जी, और अब हम लोग चलेंगे, हमारे साथ गौरव जी जुड़े हुए हैं, निलेश जी जुड़े हुए हैं, गौरव जी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे बात करेंगे। साथ में हमारे साथ अमृत्य जुड़े हुए हैं। अमृत्य, फिर ऑडियो चला गया, वीडियो चला गया, अमृत्य आ गए हमारे साथ, युवा हैं। हेलो हेलो जी अमृत्य, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही जी है। अमृत्य, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आपको लगता है किस तरीके से वोट देना चाहिए? जी, जैसा कि विकास जी कह रहे थे, पहले तो एक एजुकेशन सिस्टम जो है सबसे पहले उसमें सुधार आना चाहिए प्राइमरीली, ताकि एक तो पहले तो एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी जो रूरल लेवल पर जो एक एजुकेशन सिस्टम है वहां पर अगर सुधार होना शुरू हुआ तो वहां से लेकर वो एक अर्बन लेवल तक, मतलब एक बेसिक लेवल की एजुकेशन सिस्टम में सुधार आना चाहिए कि एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो उसके दिमाग में ये हो कि यहाँ पर भी मेरे पास मतलब यूजी की पढ़ाई करने के लिए और आगे भी मास्टर्स करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जी अमृत्य, आपका वीडियो चला गया है, लिंक हट गया। हम लोग नीलांशु सर से बात करते हैं। नीलांशु सर, तो वहाँ के यूथ आपने अगर सुना होगा युवाओं की बात, बड़ा फोकस एजुकेशन सिस्टम पे है, जैसा कि आप कह रहे थे। वाकई युवा है, एजुकेशन सिस्टम उनका कोर इशू है। आप कुछ और मुद्दे जिनको डेवलपमेंट के आधार से आप देखना चाहिए, उन पर आप क्या फोकस करेंगे, बताना चाहेंगे? एजुकेशन के अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए युवा को इस बार वोट करने से पहले? महेंद्र जी, बड़ी आवाज आ रही है, शोर पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ, अभी कैसा है? अभी चूंकि कुछ हाँ अभी पैनलिस्ट का ठीक है। माइक हाँ ऑन है तो। हाँ जी 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 असल में आवाज बहुत तेज थी। आप कह रहे थे कि एजुकेशन के अलावा, देखिए मैंने कहा ना कि एजुकेशन के अलावा एक तो हेल्थ सेक्टर भी यहाँ जो है, यहाँ आप समझ, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पास इलाज के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कर की गई है। और खासकर कोरोना काल में तो ये बिल्कुल, ये मतलब है, ये सरकार सामने आ गई, उसके चेहरे जो है सामने खुलकर आ गया, मुखौटा नीचे उतर गया। ये सरकार जो बड़े बड़े वायदे करने वाली और बड़े विकास की बात करने वाली जो है,
आप देखिए कोरोना काल में, मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ कि एक आदमी यहाँ वो जो है हॉस्पिटलाइज थे, एनएमसीएच में हॉस्पिटलाइज थे। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि यहाँ पे कोई देखने वाले नहीं है, कोई आया नहीं है, मैं पिछले 15 घंटे से हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ बेड पे, मेरे पास कोई नहीं आया है। और जब मैं अभी बाथरूम में गया हूँ तो वहां पे बाथरूम में 2 लाशें पड़ी हुई हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा ऐसी स्थिति में, ना कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है, 2 लाशें वहां पड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है कि मैं रात भर में मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। आप कोई इंतजाम कीजिए मुझे निकालने का। सर मैंने कुछ बातें की थी कुछ डॉक्टर से, तो हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, सुबह 6 बजे मुझे खबर मिली कि वो सचमुच इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, गुजर गए, वो मर गए। स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे कोरोना के नाम पे ना कोई इलाज था, ना कोई डॉक्टर थे, ना कोई नर्स थे, कोई नहीं। सिर्फ मतलब जो है कागज, मतलब खाना पूर्ति जरूर हो रहे थे, लेकिन कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो हेल्थ सेक्टर जो है ये भी खत्म है, इसको भी सुधारने की बहुत जरूरत है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि हाँ हमने ये सुधार कर दिया, वो सुधार कर दिया है, काफी कुछ, लेकिन अभी भी लोग क्यों जाना चाहते हैं? आप बताइए ना। आप लोग जाना चाहेंगे, पारस जाते हैं या कोई भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वहां जाना चाहते हैं, लेकिन पीएमसीएच नहीं जाना चाहते हैं। और खुद डॉक्टर ही कहते हैं कि आपको अगर मान लीजिए जो है अगर आपको वहां मरना है तो आप पीएमसीएच जाइए। मतलब एक डॉक्टर अगर ये बयान दे रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में फिर कह रहा हूँ, वो बयान देते हैं अगर आपको मरना हो तो आप जाइए पीएमसीएच, जाइए एनएमसीएच, भगवान के भरोसे आप जाइए। तो भगवान के भरोसे जब हेल्थ सेक्टर है तो फिर बहुत मुश्किल है। और ये बात भी है जो ऐसा कह रहे थे कि विकास जी जो कह रहे थे कि ये हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कैसे। लेकिन सवाल ये है कि कैसे प्रतिनिधि भी, अगर सवाल है कि प्रतिनिधि भी अगर वैसे ही आ रहे हैं वहां पे, अगर हमारे ही क्षेत्र में मान लिया 3-4 प्रतिनिधि हैं और वैसे ही हैं, किसको चुना जाए तो बहुत मुश्किल है। तो आप देखेंगे क्यों तकरीबन सभी नहीं होते हैं। हम डिसाइड करें कि प्रतिनिधि कौन होना चाहिए? हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर जनता एक है जी, तो जनता तो डिसाइड कर सकती है कि प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। हम तो ये तो किसी कर को प्रतिनिधि, एक्सेप्ट ही नहीं करें। हाँ एक्सेप्ट न करें तो उसके तो आपके पास नोटा है, आप नोटा आप उसको कर दीजिए, हाँ भाई नहीं करेंगे। हाँ हाँ, सारे की हाँ, सारी जनता यही करे, लेकिन अब जनता वो तो जनता आपके की भी पास तो है, गलती है। आपके पास नोटा है, नोटा का मैंने इस्तेमाल भी किया है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है नोटा का। तो खैर नीलांशु जी, सवाल, मैं जानना जी चाहूंगा एक और मुद्दा जो बड़ा आज के समय में बहुत ही ज्यादा, जैसा आप देख रहे होंगे हाथरस कांड हुआ, इस तरीके की महिला सुरक्षा यानी लॉ एंड ऑर्डर एंड वुमेन सेफ्टी, ये कितना कंसर्न है बिहार के परिप्रेक्ष्य में? युवाओं का कुछ कंसर्न इस पर है या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की सुरक्षा और इन सब चीजों को लेकर? देखो महिलाओं पे मैं मतलब यहाँ पे उस तरह की नहीं है, मतलब ईव टीजिंग का जो कहा जाए उतना नहीं, कि हाँ क्राइम है, मैं क्राइम है, लूट मर्डर ये क्राइम है यहाँ पे। और इस पे वो अभी चेक नहीं कर पाए हैं। इस पे जो है आप लगातार आप देखेंगे, आप पिछले 6 महीने का आप देख लें तो बैंक डेक्वाइटी जो है वो चरम पे रहा, वो काफी ज्यादा। मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, आपसी मर्डर, वो सब जो है माफियाओं का जो है वो है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। जहां तक सवाल है महिलाओं का, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का वो जो है उस तरह का नहीं मामला है यहाँ पे वो लेकिन हाँ फिर भी क्राइम क्राइम तो है, लॉ मतलब एंड ऑर्डर एक प्रॉब्लम तो है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक एक है। प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सुधार नहीं हो पाया है, खास जो है तो प्रॉब्लम है। हालांकि नीतीश जी हमारे तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस बोलते हैं और सब कुछ बोलते हैं, लेकिन जीरो जी, टॉलरेंस वो कहते हैं कि पुलिस भी पब्लिक फ्रेंडली होगी, लेकिन आज तक जो है किसी को थाने में फायर करवाना है तो 75 बार सोचेगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अमृत्य हमारे साथ हैं। अमृत्य, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, अमृत्य जी आवाज जी, आ। आपकी बात अधूरी रह गई थी, तो आप क्या हेलो कह रहे थे उसको आप आगे बढ़ाइए। हेलो। जी अमृत्य बोलिए। जी तो मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है ना वहां से। हेलो यस, हेलो यस अमृत्या बोलिए। हेलो। जी हाँ, अमृत्य बोलिए, आप अपनी वो बात कहिए, एजुकेशन कंटिन्यू, सिस्टम से आपको बात आवाज शुरू आ हुई रही। थी कि जी जी, एजुकेशन सिस्टम से बात शुरू हुई थी, तो वहां से एक मतलब एक फाउंडेशन बनेगा कि बच्चों को लगेगा कि उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि विकास जी ने कहा कि वो कोटा गए पढ़ने, तो देखा गया है कि कोटा जैसी जगह पर भी बिहार के मेजोरिटी बच्चे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 10th के बाद उनके पास इतने अपॉर्चुनिटीज या इतने कॉलेजेस नहीं है। तो वहां से एक बात हुई कॉलेज एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद जो आजकल स्टार्टअप चल गया है, मतलब ये आईटी प्रोफेशनल्स ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे मेगा सिटी को ढूंढते हैं जहां पर उन्हें चांस मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, पेमेंट उन्हें खुल करके। तो ये मौका एज अ गवर्नमेंट, तो ये पॉलिटिशियंस का काम है कि वो
मतलब युवा को इस तरीके से बढ़ावा दे कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाए, और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका मुनाफा बढ़ेगा, तो दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज है जो चाहेंगी कि वहां पर उनके साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि युवा में टैलेंट तो बहुत है। तो ये एक 2 वे प्रोसेस होगा, मतलब ये होगा कि सरकार की तरफ से एक एजुकेशन सिस्टम में सुधार आएगा, जिससे कि लोगों का एक माइंडसेट बदलेगा, और माइंडसेट बदलेगा तो लोग जो एक आत्मविश्लेषण मन से अंदर से कर रहे हैं उसका एक नजरिया बदलेगा, तो एक ओवरऑल में डेवलपमेंट होगा। तो लोग बिहार को छोड़ के जाएंगे ही नहीं, वहां के बच्चे वहीं से पढ़ेंगे, उन्हें इस बात का टेंशन नहीं होगा कि अब हमें 10th के बाद यहाँ जाना है या यहाँ पढ़ना है या इस स्टेट में जाके करना है। तो मतलब ये हमारा भी माइंडसेट बदलेगा, जबकि सरकार पहला स्टेप खुद लेगी। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किसे चुनना है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो हमें ध्यान रखना होगा वोटिंग जब हम कर रहे हैं तो। जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं जाना चाहूंगा नीलेश जी के पास। नीलेश जी की बात अधूरी रह गई थी। नीलेश जी, अगर मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, बहुत अच्छा, आपने म्यूट कर दिया। हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बार युवा क्या चाहता है बिहार का, क्या करना चाहिए उसे? मुझे नहीं लगता है कि इस बार या अगली बार या पिछली बार कोई बात है। बिहार में जो अमृत ने कहा वो बहुत सटीक बात कहा। एजुकेशन, अगर बिहार के लोग बिहारी एजुकेटेड रहेंगे तो वो ये डिसीजन कर सकते हैं कि उनको क्या चाहिए। और जहाँ तक कोटा जाने का या कहीं जाने का बात है, बिहार की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ के जो सेंटर्स हैं, एजुकेशन के सेंटर्स हैं, उन पे वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लोग। एक तरह से कहें तो आप पटना को ही देख लीजिए, जो मेन हब है एजुकेशन का, वहाँ कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जो कि बच्चों को बरगरा रहे हैं, और वो जो एक लक्ष्य है लोगों का उससे भटका रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। गवर्नमेंट उनको फ्री छोड़ चुकी है कि आपको जैसे करना है, आपको पैसे कमाना है पैसे कमाओ, करना है। इस स्थिति में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है कि लोग कोटा दिल्ली को छोड़ के वो खुद ब खुद वापस आ सके, अपने आप को पटना में या कहीं बिहार में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, जो भी मेन सिटी है, वहां पे अपने आप को इस हिसाब से तैयार कर सके कि वो आगे कुछ कर सके। और हम चाहेंगे कि आप हमारे एक मेंबर हैं रितेश जी, उनको आप कुछ बोलने का मौका दें, जिससे कि और वो प्रकाश डालें सिस्टम पे। रितेश सिन्हा हमारे साथ हैं, जैसा कि नीलेश जी बता रहे हैं। रितेश सिन्हा दिख रहे हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं। रितेश जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस बार यूथ किस पैटर्न पर वोट करेगा, उसके क्या मुद्दे होने वाले हैं? रितेश, मेरी आवाज आ रही तो आप बताएं। जी जी, बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप? मेरा आवाज जा रहा है? वीडियो ऑन कीजिए रितेश जी। स्पीकर ऑन करके बोलिए। जी बताइए, आप इस बार क्या सोच के वोट करेंगे, किस तरीके से? नमस्कार। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली अभी देखिए, बिहार एजुकेशन सिस्टम में एक क्रेडिट कार्ड योजना करके लागू हुई थी 4 साल पहले, जिसके अंतर्गत अभी कितना फंड आया लौट गया। कितने कुछ लोग थे जो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे बिहार में करवा रहे थे या बिहार से बाहर भी, जिसमें क्रेडिट कार्ड योजना के थ्रू उनका एडमिशन हो रहा था, जिसमें बिहार गवर्नमेंट 4 लाख रुपए तक की सपोर्ट कर रही थी। पर ये बात इसमें आया प्रॉब्लम, लास्ट ईयर एक कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि जितना एडमिशन हम हो रहा था उन कॉलेजेस को फंड नहीं मिल पा रहा था, जबकि बिहार गवर्नमेंट 4 लाख रुपए तक का फंड उनको कर रही थी। अगर मान लीजिए कि इन्हीं का फीस 4,25,000 है, 25,000 वो खुद बियर कर रहे हैं। 50,000 4.5 लाख है तो वो 50,000 खुद बियर कर रहे हैं। 4 लाख से ऊपर जो है वो स्टूडेंट खुद बियर कर रहे हैं। बस 4 लाख के अंदर में जो आ रहा है, जैसे पॉलिटेक्निक है, बीएड है, डीएड है, एमईएडी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, एएसएम है,
ANM है, GNM है, ये सब 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख की है। तो इसमें 4 लाख के अंदर का फंड आ रहा था, लेकिन ये फंड रुक गया, जिसके कारण वो लोग जो एडमिशन ले भी चुके थे उनके पास फीस नहीं जमा हो पाई बिहार क्रेडिट कार्ड योजना के थ्रू, तो अपना एडमिशन विड्रॉ करना पड़ गया। फाइनली ये हुआ कि कुछ लोग फिर कहीं और जाकर एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या ज्यादातर लोग तो छोड़ दिए, क्योंकि वो लोग इसी कारण से एडमिशन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं कि ये अग्रसर हुए थे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट वहां से फंड रिलीज कर रही थी। लेकिन फंड यहाँ पर रिलीज है पर फंड वापस चला जा रहा है, कॉलेज को फंड मिल नहीं पा रहा है। रितेश जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। जी रितेश जी, आपसे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग कार्यक्रम के आखिर में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ युवा अंदर अध्यक्ष राकेश शर्मा विधायक जी हैं। मैं चाहूंगा राकेश जी, चूंकि राकेश जी कोटा से भी बहुत परिचित हैं, राकेश जी पूरे देश में घूमते रहते हैं, कोटा हो, कोटा एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग अपना परिचित हैं और कोचिंग बिहार करने के जाता है। कोचिंग के लिए बिहार गवर्नमेंट इसको फाइनेंस नहीं करती है। बिहार गवर्नमेंट तभी फाइनेंस करती है जब वो लड़का या बंदा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हो। रितेश जी, मैं आपसे बात करूंगा। रितेश जी, मैं आपसे बात करूंगा, आपका ऑडियो वीडियो ठीक नहीं मिल रहा है। अभी मैं राकेश शर्मा जी से बात कर रहा हूँ। राकेश जी, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है जी। राकेश जी बहुत ही मतलब देश भर में घूमते रहते हैं और तमाम लोगों से मिलते रहते हैं। राकेश जी को कोटा हो या राजस्थान के दूसरे शहर हो, यहाँ पर मथुरा है, बनारस है, बिहार है, पटना है, भागलपुर है, ये सब राकेश जी जाते रहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा राकेश जी, क्या आपको लगता है इस बार युवाओं को क्या सोचना चाहिए, बिहार की तरक्की कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो मंडल जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी विकास जी ने बताया और नीलेश जी ने भी बताया, तो सब लोगों की समस्या तो केवल एक ही थी कि एजुकेशन, और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए बिहार के लोगों को। बिहार में कोई भी धंधा नहीं है, केवल कोयले के सिवा कोई भी बिजनेस वहां पर नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि वहां बड़े उद्योग लगे और शिक्षा की दिशा में एक अच्छी सोच पैदा करे लोगों में, और लोग बिहार की बजाय अपने बिहार में ही पढ़े, मतलब बिहार से बाहर जाने की बजाय अपने बिहार में ही पढ़े, तो सबसे बेहतर विकल्प होगा उनके लिए। और जो भी सरकार आएगी वो वादा करती है वो करके चली जाएगी, और हम लोग उनकी बातों में आते हैं। सरकार बनती रही है, सरकार गिरती रही है, मगर सबसे पहले बिहार की जनता को खुद को सोचना होगा। मैं तो केवल इतना मानता हूँ कि खुद को जागना होगा, खुद जागेंगे तो सरकारें भी जाग जाएंगी। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ अमन सर। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वही जो विकास जी ने कहा, एजुकेशन और एजुकेशन से आगे, जैसे एक तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू प्रॉब्लम है वहां पर, कि जो बहुत छोटे शहर या गांव है उसे, क्योंकि पटना ही एक जंक्शन है जहां लोग आते हैं ये सोच करके कि यहाँ से उनकी असली जर्नी शुरू होगी। तो जो छोटे शहर या गांव है उनकी कनेक्टिविटी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वहां पर भी स्कूल्स खुले, या फिर एटलीस्ट कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आसानी से पहुंच जाएं, और जो बेसिक फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह, वो सब में सुधार आना चाहिए। तो वहां मतलब एक बेसिक लेवल पे जब सुधार होना शुरू होगा तो हम कहीं सोच पाएंगे आगे आने वाले 5 साल में या 10 साल में कि हम मतलब एक विकास की ओर अग्रसर हैं, हम विकास कर रहे हैं। मतलब वहां से एक स्टार्ट होगा, और ये सब चीजें ही नहीं होंगी तो सिर्फ ऊपर की चीजें करके तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे, और बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि जैसे उन्हें सिर्फ पता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल ही वो कर सकते हैं, बट जैसे कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा चलता है। जीडीपी का 58 से 60% हमारा एग्रीकल्चर पे चल रहा है, और इसका कंट्रीब्यूशन सालों दर साल कम होता जा रहा है। और ये जानते हुए कि बिहार डेयरी प्रोसेसिंग और इन सब चीजों में, प्रोसेसिंग यूनिट में माना जाता है सबसे अच्छा, और शुगर प्रोडक्शन में भी, तो इसको क्यों नहीं एक अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए और दूसरे देशों के लिए एक शहर के, मतलब एक शहर के लिए दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बना जाए कि हाँ, बिहार एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पर एग्रीकल्चर इतने अलग तरीके से होता है कि वहां पे उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अपने आप स्टेट का ग्रोथ होगा, और एजुकेशन भी आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके बारे में बच्चों को शुरू से बताना बहुत जरूरी है, काफी जरूरी है।
जी जी अमृत्य, आपने बात अपनी कही, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। हमारे साथ सभी पैनलिस्ट जुड़े, उन सबका शुक्रिया। आप लोग युगांधर के इस कार्यक्रम में, एक संवाद में आप लोग जुड़े। खास तौर पे नीलांशु रंजन जी का, वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार, हमारे साथ जुड़े। नीलांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रितेश सिन्हा जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, चर्चा में भाग लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों ने उठाया। अगर यूथ तक आप लोगों की अब आवाज़ पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे वो सोचेंगे कि बिहार में एक नई सरकार बनने को है तो हमें क्या मुद्दे हमारे दिमाग में होने चाहिए। हमें एजुकेशन सिस्टम, जो कि बिहार वाकई में बहुत टैलेंटेड है, और अगर वहाँ एजुकेशन सिस्टम पे आप सोचिए, अगर फोकस कर दिया जाए तो ये एक जिस तरीके से कहते हैं ना कि ज्ञान की गंगा बहा देगा वाकई में। तो ये एक आप सब लोगों ने जो, मेरा मानना है, मैंने जो सुना कि एजुकेशन सिस्टम आप लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है, होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में फिर लॉ एंड ऑर्डर और कनेक्टिविटी, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने हमारे साथ इतना प्यार से जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ सहयोग करते हैं। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे दर्शकों से, कि आप लोगों ने इसको इतने धैर्य से सुना है, आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक भी बढ़ाइए। और ध्यान रखिए, इस बार अगर आप वोट डालने जाएं तो इन मुद्दों को, अपने कंसर्न्स को ध्यान रखिए। किसी के बहकावे में मत आइए और किसी के कोई भी लालच देता उस पर मत आइए। जाति वगैरह, धर्म, इन सब चीज़ों पर मत आइए। आप देखिए आपका डेवलपमेंट कहाँ होगा, आपका भला कहाँ होगा, आपका जो कैंडिडेट है वो आपके बीच में रहता है या नहीं रहता है। क्योंकि आपको, अगर आप अपने कंसर्न नहीं देखेंगे तो कोई दूसरा नहीं देखेगा। तो युगांधर की इस प्रस्तुति में आप सब लोगों का सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस प्रोग्राम को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।